आप जानते थे सिद्धू मूसेवाला, क्यों हुआ ऐसा? आपका पर्सपेक्टिव क्या है उस पर? यार मुझे लगता है ना कि उनकी मैनिफेस्टेशन भी हो सकती है। मैं ऐसे ही कुछ कम से कम 30 गाने गिना सकता हूँ आपको जिन्होंने अपनी ही डेथ के बारे में जिनमें उन्होंने बोला है। चमकीला को आज तक कभी भी जस्टिस नहीं मिल पाया है। पता ही नहीं चला कि किसने मारा है। आप बहुत ही क्लोज थे दिलजीत पाजी के साथ शूट पे, कभी ऑब्जर्व किया उनका प्रोसेस क्या था? जितना मैंने देखा कि वो डायरेक्शंस को बहुत अच्छे से इम्बाइब करते हैं, अडेप्टेबिलिटी बहुत है उनकी, टेक्स्ट कभी भूलते नहीं है। पाजी मुझे बताइए कि कास्टिंग प्रोसेस क्या था? मुकेश छाबड़ा से ऑडिशन आया, कैसे क्रैक किया? तो एक दिन में मुझे तैयार करना था, उसके मैंने कम से कम नहीं तो 70 रिहर्सल की होगी। तैयारी के बाद मैं अगले दिन पहुंचा तो वही ऑडिशन हुआ, 1-2 टेक्स में अच्छा गया, काफ़ी अच्छा गया। मतलब मेरी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट ऑडिशन था वो। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसे एक एक्टर ढूंढ सकता है मुंबई में? कोई इसका हल नहीं है यार। कोई हल नहीं। जॉब्स करोगे तो फिर आप उस पर ध्यान कैसे दोगे? क्या आपको लगता है कि चमकीला अश्लीलता फैला रहे थे? हाँ, फैला रहे थे। ये तो इम्तियाज सर ने भी बोला है। क्यों इंडस्ट्री अनसेफ है पंजाबी इंडस्ट्री आर्टिस्ट के लिए? पाजी मुझे बताइए कि कास्टिंग प्रोसेस क्या था? मुकेश छाबड़ा से ऑडिशन आया, कैसे क्रैक किया? और प्रोसेस क्या था इम्तियाज सर का, ब्रीफिंग क्या थी? पहले ऑडिशन था जी। तो एक दिन में मुझे तैयार करना था, उसके मैंने कम से कम नहीं तो 70 रिहर्सल की होगी। ये रिहर्सल घर पे ही किया आपने अकेले? हाँ। ओके। तो मतलब उससे मुझे ये हो गया कि यार मैं रियलिज्म, मतलब कितना रियलिटी के पास पहुंच रहा हूँ, जो सीन की रियलिटी है उसके कितना पास मैं पहुंच रहा हूँ। तो काफ़ी हद तक मैं पहुंच गया था कि मुझे लगा कि यार ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है। मेरे घर वालों ने भी बोल दिया था कि 2022 इज योर लास्ट चांस। अच्छा, घर से एक वार्निंग आ चुकी थी कि बहुत हो गया, ओके। कोविड में भी इतना टाइम वेस्ट हो गया कि ये है। तो मुझे था कि ये क्रैक नहीं किया तो दुनिया इधर की उधर हो जाएगी, डू और डाई सिचुएशन था। ओके। तो मैंने काफ़ी तैयारी की, इस पे मैं लेजी बिल्कुल भी नहीं हुआ। तैयारी के बाद मैं अगले दिन पहुंचा मुकेश सर के ऑफिस, तो मैं उनके असिस्टेंट से मिला। उन्होंने बोला यार आपकी शर्ट तो बड़ी मतलब आज के ज़माने की लग रही है, थोड़ी स्मार्ट कैजुअल पहन के। कॉन्फिडेंस खराब करते हैं असिस्टेंट कई बार। हाँ, तो उन्होंने बोला कुछ गंदा सा चाहिए बहुत, हाँ। ऐसी गंदी सी शर्ट लेके आओ। तो मैंने कहा मुझे कुछ समय दो, मैं लेके आता हूँ। तो मेरे दिमाग में था कि मैं अपने सिक्योरिटी गार्ड का, बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड से ले लूंगा या कहीं से देख लेता हूँ। बाहर मुझे लगा कि कहीं से यहीं से किसी की ले लेते हैं हम। तो एक 3-4 बंदों से पूछा, उन्होंने मना कर दिया कि ये शर्ट मेरी क्यों मांग रहा है। ठीक है। मैंने फिर एक बंदे को मना लिया कि ऑडिशन है। हाँ। उसको पता था कि हाँ अच्छा ऑडिशंस होती है यहाँ पे। तो उसने बोला कि मैं यहाँ पे थोड़ी दूर घर है, वहाँ पे काम करता हूँ, वहाँ पे एक्सचेंज कर लेते हैं, आप मुझे अपनी शर्ट दे दो, मैं आपको अपनी दे देता हूँ। तो वो कहीं दिहाड़ी लगा के आया था, उसने हेल्प किया होगा यार ऑडिशन में, मुझे लगता है। फिर हमने एक्सचेंज की तो उसने बोला याद करना अगर आपको मिल गया तो। वो घर वालों ने भी बोला मैं जाऊंगा यार वापस ना कभी। अच्छा। तो घर वालों ने भी बोला कि अगर आपको ये मिल जाता है तो बाद में आना यहाँ पे, जो भी ऑडिशन आप दे रहे हो। अच्छा। तो वही ऑडिशन हुआ, 1-2 टेक्स में अच्छा गया, काफ़ी अच्छा गया। मतलब मेरी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट ऑडिशन था वो। मुझे तभी पता चल गया था कि मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा इसमें। श्योर थे कि तो श्योर था मैं 100%, 120%। पर फिर वो मई आ गया, जून आ गया, अप्रैल में दी थी, जुलाई निकल गया। मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है यार, मतलब कोई कॉल नहीं आ रहा। राइट। फिर फाइनली सितंबर में कॉल आया मुझे, ओके, कि इम्तियाज सर आपको मिलना चाहते हैं। तब मुझे हुआ कि यार मिलना चाहते हैं तो मेरा अच्छा हुआ होगा। फिर फर्स्ट टाइम मैं उनको मिला उनके ऑफिस, ठीक है, बड़े अच्छे से उन्होंने मुझे रिसीव किया, लैपटॉप ले आए कि चल तेरी ऑडिशन बैठ के देखते हैं। अच्छा। फिर उन्होंने बोला कि कुछ करेक्शंस अगर तू कर सकता है तो दोबारा मैं तेरे को भेजता हूँ। फिर मैंने बोला मैं आपको यहीं ऑफिस में अभी आधे घंटे में ही दे देता हूँ ऑडिशन। तो उनके असिस्टेंट के साथ, सूरज भाई, उनके साथ मैंने दोबारा ऑडिशन बनाई और वो ऑडिशन पसंद आ गई उनको, पसंद ही आई होगी, मतलब तभी तो लॉक। अच्छा पाजी मुझे जानना है कि यार क्या है आपका एक्टिंग प्रोसेस? एक स्क्रिप्ट मिली चमकीला की, कैसे अप्रोच किया, कैसे कैरेक्टर बिल्ड किया, कैसे तैयारी होती है? यार मेरा प्रोसेस तो ये है कि मैं कैसे उस चीज़ को, मतलब कितना ऑथेंटिकेट कितना कर पा रहा हूँ उसके लिए। मान लो कोई सीन मिला है, ठीक है, तो वो मैं कैसे उसको ऑनेस्टी जिसको बोलते रहते हैं ना, ऑनेस्टी, मतलब कितना सच्चाई के पास उसको लेके जा सकता हूँ।
हाँ मेरा प्रोसेस अभी हाँ ये है कि मैं काफी बार प्रैक्टिस करता हूँ सीन को। लाइंस पहले याद कर लेते हो? पहले लाइंस याद कर ली, फिर सीन को परफॉर्म करता ही रहता हूँ अच्छा। जब तक सच्चाई तक ना पहुंचूं। बट वो आई थिंक ये जो आपका प्रोसेस आप बता रहे हैं वो रिपीटेशन से आप कर लेते हैं। हाँ रिपीट में ऐसे करता था लाइंस, जैसे कि स्पॉट वाला है कोई बंदा, हाँ। उसको लाइन बोले जा रहा हूँ, मेरा मेकअप हो रहा है, मैं मेकअप वालों को लाइंस बोले जा रहा हूँ, वो बेचारे परेशान वो किया परेशान, या ठीक चाय है। पिलाए कि एक्टर की लाइन हाँ, सुन। वैनिटी में जो देने आए उसको लाइंस बोल रहा हूँ, तो वो आधा घंटा में वो लाइंस ही बोलता था कि ओके। पहले ये तो हो जाए भाई, इमोशन तो मुझे पता है हम्म कि इसमें क्या है क्या नहीं है, या मुझे रीजन पता है कि ये क्यों बोल रहा है उस कैरेक्टर को, बट वो लाइन आनी भी तो चाहिए क्योंकि सर को नहीं पसंद कि एक आध शब्द भी इधर उधर हो जाए। अच्छा, कोई गुंजाइश नहीं कोई इम्प्रोवाइजेशन? है मतलब, बट वो लॉजिकल होना चाहिए। बिल्कुल। बट कई बार ये होता है कि अगर मैं बहुत बार कोई लाइंस रट रहा हूँ, एकदम मेरे पैटर्न में वो लाइंस आ गई हैं, तो वो इम्प्रोवाइजेशन तो होता ही नहीं है, और कई फिल्म मेकर्स बोलते हैं कि यार अपना कुछ निकालो। आपको लगता है कि आप जब बहुत प्रैक्टिस करते हो आप बंध जाते हैं उसमें, आप वो तोड़ नहीं पाते पैटर्न, ऐसा कभी होता है आपके साथ? क्योंकि मेरा प्रॉब्लम है एक्चुअल में। ओके सो मैं जब प्रैक्टिस करता हूँ ना, फॉर एग्जाम्पल मैं कितनी बार प्रैक्टिस 50 बार करता हूँ, 50वां बार मैं ये सोच रहा हूँ कि ये मेरा फ्रेश न्यू टेक है। ओके। मैं ये नहीं सोचता कि मैंने 38 टेक में कैसे किया था कि उसको मैं 39th में अप्लाई करूंगा। 39th में मैं न्यू माइंड के साथ जा रहा हूँ वहां पे, तो वो तो पहला टेक ही हुआ ना एक तरह से, बट उस टेक में इंफॉर्मेशन मेरे पास ज्यादा है। टेक एज इन मेरी रिहर्सल में, अगर मैं 50वीं में रिहर्सल कर रहा हूँ, इंफॉर्मेशन बहुत आ गई, बट वो मेरे लिए फ्रेश ही है, तो मैं बंधा ही नहीं, वो पहला ही है मेरे लिए, वो मेरा ऐसा प्रोसेस है। ओके। हाँ ठीक है, आप टेक्स्ट के अराउंड बहुत काम करते हैं, ये आपका आई थिंक मोटा मोटा प्रोसेस आप बता रहे हैं। टेक्स्ट के अराउंड वही यार कि मतलब सीन ही करता हूँ, एक बार याद हो जाए तो सीन करता हूँ। ओके। वो अपने आप करके पता चलता है कि अच्छा इसने ये इसलिए बोला उसको, दूसरे कैरेक्टर को। पहले नहीं मैं लिखता कि भाई ये क्यों बोल रहा है, पहले पता ही नहीं मुझे, करके ही पता चलता है मुझे। ठीक है, फेयर इनफ। तो पाजी मुझे जानना है कि इम्तियाज सर का प्रोसेस क्या है एक्टर से काम निकलवाने का? उनका ये प्रोसेस है कि अगर कोई भारी सीन है ना तो उसको ज्यादा प्रिपेयर मत करो। ओके। क्योंकि एक बार क्या हुआ था कि कुछ एक्टर्स उनके साथ काम कर रहे थे जिनको कैरेक्टर्स को इंसोम्निया था, तो बंदे 4-5 दिन सोए नहीं, मेथड एक्टिंग में घुस गए, ठीक है। जब वो छठे दिन सेट पे पहुंचे तो वो रिसीव नहीं कर पा रहे थे उनकी इंस्ट्रक्शंस को। ओके। तब उन्होंने बोला कि यार मुझे लगा कि ये तो बहुत गलत है, तो तेरा ग्रीफ का है बहुत ज्यादा, तो ये मत सोचने लग जाना 6 दिन 10 दिन की तू मतलब घर पे रो रहा है या कुछ ऐसे भारी हो गया या उधर, तू कुछ फ्लेक्सिबल होना चाहिए वहां पे, जो भी करना है वहां पे करना। पर अभी तू क्या प्रिपरेशन कर सकता है कि तू टेक्स्ट के बारे में पढ़ जितना पढ़ सकता है। मेरा असिस्टेंट 24 घंटे रेडी है तेरे लिए कि तुझे कुछ भी डाउट आता है तुरंत कॉल कर दे उसको। ओके। और मैं कर भी देता था, मैं दिमाग भी चाट लेता था कई बार कि यार ये लाइन का ये मतलब क्यों है, इसका मतलब क्यों नहीं है। ये तो बड़ी उनकी राइटिंग भी ऐसी है ना, वो फ्लो में बैठती नहीं है। उनकी राइटिंग बड़ी ही ऐसा मतलब टूट टूट के है, थोड़ी सी ना ऐसे लेयर्ड है। लेयर्ड है, काफी लेयर्ड है यार। कोई आप नॉर्मल जैसे टीवीएफ में होता है या वैसे वैसे आप बिल्कुल ऐसा आपको लगेगा यार कैसे हो सकता है, नॉर्मल जिंदगी में तो ऐसे बंदा बोल ही नहीं सकता। बट अगर आप उसकी बहुत प्रैक्टिस करो तो फिर आपको बिठाना पड़ेगा वो अपना। तो फिर उन्होंने मतलब काफी मेरी रीडिंग्स करवाई, कम से कम 5-6 सेशंस हुए उनके ऑफिस में, जहाँ पे वो लाइन मतलब तुड़वा के शब्द करवाते थे कि ताकि पैटर्न नहीं बैठे आपका, वो लाइंस को डिफरेंट वेरिएशंस हाँ, में कि ट्राई पहले तो शब्द क्या है उसका, वो ये भी देखना चाहता था कि कैसे साउंड कर रहा है मेरे मुंह से स्पेसिफिक शब्द। ओके। क्योंकि नरेशन का पार्ट है तो मतलब ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार कि कुछ अलग ही ट्रैक पे चल रहा है। रीडिंग्स में फिर वो करवाते थे अलग अलग कि मेरे को सिचुएशन दे देते थे कि सेम लाइन को बोलना है तोड़ तोड़ के, सेम लाइन को बोलना है स्लो स्लो, सेम लाइन को तेज बोलना है, सेम लाइन को एक फ्लो में बोलना है, सेम लाइन ऐसे बोलनी है कि सामने वाले बंदे को सुनाई ना दे जो बाजू में बैठा है, सेम लाइन बोलनी है कि तुझे कोई मारने आ रहा है। तो ऐसे उनके अलग अलग वेरिएशन के साथ उन्होंने मुझे तैयारी करवाई। और सेट पे कैसे वो टाइम देते हैं, या एक टाइम जैसे मैंने इंटरव्यू में देखा कि वो 30 टेक्स लेते हैं कई बार जब तक परफेक्ट टेक नहीं आता? यस यस, मैं भी फंस गया था यार। कौन से सीन में? एक सीन है जिसमें मैं बोलता हूँ कि अब वो हुआ, दोनों ने मिलके बहुत सारे गंदे गाने गाए, जो आप कह रहे थे ना वो अब हुआ जी। तो उन्होंने बोला कि वो अब हुआ, सब ठीक है, जो लास्ट लाइन तो बोल रहा है कि वो अब हुआ, वो और अब में गैप ज्यादा है,
अच्छा। इसमें थोड़ा कम कर। तो मैंने बोला कि वो अब हुआ, कहते नहीं यार अब ज्यादा अभी कम हो गया गैप। अच्छा, इतनी माइन्यूट डिटेलिंग वो कर रहे थे। हाँ, तो उसके लिए उन्होंने 30-35 टेक लिए मेरे, 30-35 टेक तो Minute. एग्जॉस्ट नहीं होता है एक एक्टर कर करके नहीं यार, इमोशंस एग्जॉस्ट नहीं हुए आपके? नहीं मुझे था कि क्यों नहीं हो रहा, हम्म कि करना है वो, उस चीज को पकड़ना था मुझे। फिर जब मेरी डबिंग चालू हुई तो उन्होंने बोला कि याद है वो लाइन? हम्म मैंने बोला याद है। मैंने बोला सर वो तो हो गई थी। हम्म। कहते नहीं हुई थी। तो डबिंग में भी 20-25 टेक हुए उसी सेम अच्छा, लाइन के। वो सेम एक चीज के। हाँ बट पाजी मुझे जानना है कि जब आप 30 टेक कर रहे थे और हो नहीं पा रहा था, कई बार ना हम एक्टर्स बहुत अटक जाते हैं सेट पे, बहुत एम्बैरेसमेंट होता है। उस टाइम पे अपने आप को अप रखना, अपनी टॉप गेम दिखाना, कैसे मैनेज करते हो? और इम्तियाज सर क्या वो थोड़ा तंग हो गए थे करे यार? नहीं 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 नहीं, हंसने लग गए थे वो, अच्छा, हंसने लग गए, ही वाज चिल कि यार कर वेरी ले। चिल, वेरी चिल। उनको मजा भी आता है कि जब तक परफेक्शन नहीं मिल रही। अच्छा, एक आध सीन के लिए किसी और कैरेक्टर के लिए उन्होंने 60-65 टेक ले लिए थे 65 फ्रॉम टेक, ऑल द डिफरेंट एंगल्स। राइट। हाँ, तो उनको मजा आता है कि यार अच्छा फंस गया है, तो मतलब क्या हो गया, हाँ, रिलैक्स कर ले, ठीक है। तो ही हेल्प्स अ लॉट। ओके On the ओके, set. ही नोस कि कैसे काम निकलवाना है हाँ, प्यार से। जब भी वो बोले ना कि वेरी नाइस, तब समझ लो एक टेक और लेंगे। अच्छा, कि जब बोला भाई नाइस तो मतलब ये और गुंजाइश है, हाँ, तो ये उनका एक पैटर्न है। पैटर्न है, अगर वो उन्होंने कुछ नहीं बोला इसका मतलब अच्छा हुआ है। यार मुझे ही जानना है कि आपने ये जो किरदार किया, आप बहुत ही क्लोज थे दिलजीत पाजी के साथ शूट पे, कभी ऑब्जर्व किया उनका प्रोसेस क्या था, या वो किस तरीके से स्टार्ट करते थे सीन से पहले? जितना मैंने देखा कि वो डायरेक्शंस को बहुत अच्छे से इम्बाइब करते हैं। ओके। कि फॉर एग्जांपल जैसे इम्तियाज सर ने कुछ बोला कि यार ये ऐसा फिट नहीं जा रहा, तू थोड़ा ऐसा कर दे, तो नेक्स्ट टेक में वो कर देते हैं वैसा। वो ऐसा नहीं होता कि यार अच्छा मुझे नहीं आ रहा। ओके। अडेप्टेबिलिटी बहुत है उनकी, टेक्स्ट कभी भूलते नहीं है। वो भी लाइंस, मतलब लाइंस के बारे में बहुत वो कि याद होनी चाहिए, ओके। तो घर से ही करके आते हैं लाइंस याद। वहां पर भी करते हैं प्रैक्टिस, मतलब लाइंस की, बट उनको लाइंस बहुत मुश्किल से कोई भूली होगी मेरे हिसाब से। तो पाजी ये सरकारी बातें हमारी हो गई आपकी फिल्म के बारे में। जी। अब मुझे जानना है आपके बारे में इन पर्सन। ये जो लंबा एक रास्ता तय किया आपने, 2015 में मुंबई आए थे आप जी। वहाँ से चमकीला की जर्नी क्या क्या किया? मुझे पता आपने स्विगी में काम भी किया, आपने कहीं और जॉब्स भी की, थोड़ा बताओ उसके बारे में। यार मैं आया था कुछ 22 सितंबर को आया था। ओके। दिल्ली से मेरे मौसा आए थे मेरे साथ, सुरजीत सिंह नाम है उनका। ओके। तो वो मुझे छोड़ने आए थे और हम उतरे थे बोरीवली स्टेशन पे। मुझे आज भी दिन वो पूरी अच्छे से याद है। फिर हम आए सीधा, क्योंकि मैंने बैरी जॉन एक्टिंग स्टूडियो ज्वाइन किया था, तो सीधा वहाँ पर आए। उन लोगों ने ही ब्रोकर का नंबर दिया, तो मकान भी वैसे ही ढूंढा। बैरी जॉन से ब्रोकर नंबर? हाँ, उधर से ही ब्रोकर का नंबर मिला, तो आज़ाद नगर मेट्रो स्टेशन के बाजू में घर मिल गया। ओके। वो हमें मिला था कुछ 1-2 दिन के बाद। ओके। तो वैसे आए तो 28 मतलब सितंबर को 2015 को 6 दिन बाद बैरी जॉन एक्टिंग स्टूडियो, मेरा 6 मंथ्स का डिप्लोमा स्टार्ट हो गया था। मुझे एक बात पूछनी है, सेल्फ टेस्ट का ज़माना आ गया है। Yes. आफ्टर कोविड हम एक्टर्स घर से बैठ के टेस्ट बना के भेज रहे हैं, आपने भी बहुत सारे टेस्ट घर से दिए होंगे। क्या एक एक्टर जो मुंबई अफोर्ड नहीं कर सकता अपने होम टाउन से सेल्फ टेस्ट भेज सकता है? डेफिनेटली यस। और लॉक होने के बाद यहाँ काम करने आ सकता है, तो क्यों मुंबई आकर रहे एक्टर? तो यही बढ़िया प्रोसेस है मेरे हिसाब से। ओके। कि आप भेजते रहो और आपको ऑडिशंस आ रहे हैं, आपको काम आया तभी मुंबई आओ, राइट। अदरवाइज देयर इज नो नीड। जो मुंबई रह रहा है उसके लिए तो यही है कि हाउ ही कैन डू नेटवर्किंग। मुंबई रहने का उसी को फायदा है जो पहले से उनको जानता है, इन लोगों को। फॉर Casting एग्जांपल directors जैसे को। हाँ, कास्टिंग डायरेक्टर्स को, असिस्टेंट्स को, या आप मीटिंग्स करते हो किसी से, फिर ऐसा नहीं कि आप फ्लाइट लेके आना पड़ रहा है। तो अगर यहाँ पे हो आपको नेटवर्किंग में हेल्प हो जाएगा। बट अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप घर से बना के भेज दो। बट पाजी एक प्रॉब्लम ही आती है कि कास्टिंग डायरेक्टर पूछते हैं कि आर यू बेस्ड इन बॉम्बे, डू यू थिंक इट्स गुड टू लाई कि आई एम इन बॉम्बे, और लॉक होने के बाद? नहीं, झूठ नहीं बोलना चाहिए ना, फिर ब्लैक लिस्ट हो जाओगे आप। अच्छा, तो बोल दो कि यार मैं अवेलेबल इस डेट से, आई कैन कम, और यस, ये आई मैं कैन सिर्फ कम टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, फिर वो बात हो जाएगी आपकी। चमकीला की अगर हम बात करें, बैक टू चमकीला, चमकीला को आज तक कभी भी जस्टिस नहीं मिल पाया है। चमकीला या ठरकीला? चमकीला। ठरकीला क्यों? अरे वो गाना है ना, चमकीला ठरकीला सेक्सीला। सेक्सीला। हाँ। ठीक है, वो सबका अपना परसेप्शन है। आप मुझे बताइए कि उनको अभी तक जस्टिस नहीं मिल पाया, क्योंकि आप पंजाब से ही आते हैं, आप वहाँ की पॉलिटिक्स जानते हैं। मुझे ये जानना है कि वो क्यों केस बंद कर दिया गया और क्या था उसके पीछे? केस बंद कर दिया गया,
क्योंकि पता ही नहीं चला कि किसने मारा है। या वही डिप्लोमेटिक आंसर। डिप्लोमेटिक नहीं है, कई लोग क्लेम करते हैं और पुलिस ने बोला है कि हमने उनको मारा है। देखो इसमें मैंने रिसर्च की, कई थ्योरीज हैं। एक ठीक थ्योरी है कि उनके जो कंपटीशन थे उन्होंने मारा, चमकीला लोअर कास्ट से आते हैं तो लोग ने जेलिसी में मार दिया। सबसे जो कॉन्क्रीट थ्योरी है वो है खालिस्तान के ऊपर। क्या है सच, अगर आपको पता वही है? सच है यार। जो लास्ट में कहा हाँ, वही मैं- सच है। वही सच है। हाँ, काफी मतलब अभी तो बहुत सारी वीडियोस हैं इस पे, जिन लोगों ने मारा उनके नाम है। नाम है उनके? हाँ, जो उनके सपोर्टर हैं वो उनका नाम लेके लिखते भी हैं कि जिंदाबाद डैश। क्या क्या डैश जिंदाबाद? दीपा हेरा करके एक नाम है। दीपा हेरा। हाँ, दीपा हेरा। अच्छा, हेरा एक गांव है वहाँ पे। ओके। तो उनका नाम लिख के लोग कमेंट करते हैं नीचे कि उसका रोल किसी ने किया ही नहीं, मतलब अच्छे से दिखाया नहीं है ऐसे। तो लाइक हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इज प्राउड ऑन दीपा हेरा। प्राउड ऑन? दीपा हेरा, व्हाई प्राउड ऑन अ किलर? क्योंकि हाफ ऑफ द पॉपुलेशन थॉट कि चमकीला गन फैला रहा है, जो मूवी में दिखाया हुआ है। राइट। मूवी में भी दिखाया ना। एंड हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इज अगेंस्ट दीपा हेरा। या दीपा हेरा था, उनके 2-3 साथी और भी थे। उन्होंने खुद क्लेम किया था और पुलिस ने अपनी ये एक दिखाई है कि अचीवमेंट की, हमने दीपा हेरा को भी मार गिराया था बाद में। अच्छा वो पुलिस वाला भी जिंदा है अभी जिसने मारा है उनको। अच्छा, और उन्होंने यूट्यूब पे बयान भी दिया है ये ओपनली सोर्स ओपनली। में? हाँ, ओपनली है। कोई केस दर्ज नहीं हुआ इसके ऊपर? तो ये यार एनकाउंटर। उस जमाने में ना केसेस ऐसे दर्ज होते ही नहीं थे। इधर भी बंदे मर रहे थे, उधर भी बंदे मर रहे थे। अब किसका किसका केस? बट चमकीला हाई प्रोफाइल केस था। हाई प्रोफाइल केस था, उसका दर्ज भी हुआ होगा, बट कोई सॉल्यूशन, कोई उसका कॉन्क्रीट? उसका सबूत नहीं था ना कोई। कौन गवाह बोलेगा कि हाँ भाई मैंने देखा है वो बंदे को। मुझे ये जानना है कि पंजाब में, आप पंजाब से आते हैं, आप अगर कंफर्टेबल नहीं है तो यू कैन बैक ऑफ एज वेल। क्यों इंडस्ट्री अनसेफ है, पंजाबी इंडस्ट्री आर्टिस्ट के लिए? फिरौती सिस्टम जैसे 90s में बॉलीवुड में था। अभी भी वहाँ है? नहीं, वहाँ अभी चालू है। अब चल रहा है पंजाब में ऐसा? हाँ, चालू है अभी। कुछ आई गेस 6-7 साल पहले शुरू हुआ था। ओके। हाँ। मैं एक किताब पढ़ रहा था, हु किल्ड मूसेवाला बाय जुपिंदरजीत सिंह। तो उसमें साफ लिखा था कि एजेंसीज ने साफ कहा था कि थ्रेट है मूसेवाला के ऊपर, पर फिर भी जो है वो आम आदमी पार्टी जैसी पावर में आई और उनकी सिक्योरिटी कम कर दी गई। आप जानते थे सिद्धू मूसेवाला को 2013 से? हाँ, 2013-14 से। यस। कैसे आदमी थे, क्यों हुआ ऐसा, आपका पर्सपेक्टिव क्या है उस पर? यार मेरा पर्सपेक्टिव तो यही है कि मेरा एक दोस्त है केपी। तो उनका बैचमेट था वो। हॉस्टल में काफी टाइम बिताया उन्होंने साथ में। कौन से हॉस्टल की बात है ये GNE कॉलेज है लुधियाना में। ओके। तो दे हैव स्पेंट लॉट ऑफ टाइम टुगेदर। आप मिले थे उनसे पहले? मैं नहीं मिल पाया कभी। शायद मिला होगा, मुझे याद नहीं है यार, मतलब ऐसे ओके। काफी लोगों, मैं जाता था मिलने उनसे बट मिला नहीं था। देन क्या हुआ कि भाई काफी उनका स्ट्रगल रहा कि पहले वो लिरिक्स किसी से लेने गए चंडीगढ़, किसी नॉन लिरिसिस्ट जो चल रहा था वहां पे। उन्होंने उनको मना कर दिया। फिर उन्होंने सोचा मैं खुद लिखूंगा। फिर उन्होंने लुधियाना में सीखा और वहां पे एक सिंगर, पॉपुलर सिंगर सीखा हुआ था उसी उस्ताद से। ठीक है। उनका नाम था निंजा। अच्छा, निंजा। हाँ। तो सिद्धू मूसेवाला लाइक उनको उनके उस्ताद ने बोला कि इन्होंने उनको बोला कि मेरे लिरिक्स अगर वो ले लेंगे तो अच्छा रहेगा, कि मेरा थोड़ा काम चालू हो जाएगा। तो उन्होंने बोला हाँ मिलने आ जाना उनसे। कहता कितने बजे? कहता 11 बजे आ जाना। तो ये 11 बजे पहुंच गए तो वहां पे निंजा था ही नहीं। अच्छा। तो वो बोले कि 11 बजे रात को बोला था। तो वो मानसा से आए हुए थे, विच इज लाइक 100+ किलोमीटर्स। ओके। तो फिर निंजा रात को आए तो उनका गाना पसंद आ गया, उनका चला। तब तक वो वेट कर रहे थे वहां पे 11 हाँ, तब तक वो 12 घंटे वेट कर रहे थे। वो ज़ील थी उनके अंदर। ज़ील बहुत ज्यादा थी यार। पता नहीं इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे आता है। मतलब इतनी छोटी एज में? छोटी एज में भी। और उनका कोई ऐसे क्लासी मतलब लुक वुक नहीं था कि बाल वाले ऐसे किए हुए थे कि मेरे को तो देखेंगे सब। वैसा नहीं था भाई, उनका सिर्फ टैलेंट के दम पे ही था। कई लोगों ने बहुत मजाक भी उड़ाया उनका शक्ल को लेके। ओके। बट इतना टैलेंट था कि उन्होंने एक गाने में उसका रिप्लाई दे दिया। ठीक है। हाँ, फिर वो कनाडा गए, उन्होंने अपने गाने निकाले, अच्छे से चल पड़े। यार मुझे लगता है ना कि उनकी मैनिफेस्टेशन भी हो सकती है। मैनिफेस्टेशन लाइक वो बिलीवर थे उस चीज में? टूपाक के बहुत बड़े फैन थे। राइट। लास्ट राइड तो गाना गाया, लेकिन उनका जो पहला गाना था वो लाइफस्टाइल था। okay. जो लीक हो गया था, जिसके उन्होंने लिखा था कि वी लिव बाय गन, वी डाई बाय गन। ओके। पहला गाना वही सच्चाई है। ठीक है।
मैं ऐसे कुछ कम से कम 30 गाने गिना सकता हूँ आपको जिन्होंने अपनी ही डेथ के बारे में जिनमें उन्होंने बोला है। जैसे कि जैसे कि ये लाइफस्टाइल हो गया, हाँ उसकी एक लाइन है कि ਜਿਉਂਦੇ ਗਨ ਨਾਲ ਮਰਦਿਆਂ ਗਨ ਨਾਲ, मतलब समझ गए आप, ठीक है। हम्म फिर जी शिट गाना है कि डेथ ही डेथ लिखी मेरी जिंदगी दे मैप पे। हम्म फिर उनका ये गाना है कि लॉन्ग लिव रहना जट दिलों विच नहीं, मैंने सॉरी दसा सुना जड़े साडा पाथ शॉर्ट मनदे। अच्छा कि मेरे को जो सोचते हैं ना कि भाई मेरा पाथ जो बहुत शॉर्ट है, मैं लॉन्ग लिव रहने वाला हूँ बहुत। तो ही वाज इन अ वे कॉन्शियसली मैनिफेस्टिंग इट और यस, एक गाना बॉस है, बॉस बहुत लोगों ने सुना नहीं है। ओके तो उसमें लिव फास्ट डाई यंग ਇਹੋ ਹੈ ਖੁਆਇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ। ਲਿਵ ਫਾਸਟ ਡਾਈ ਯੰਗ ਇਹੋ ਹੈ, नाम मौत पिछों गूंजे ਇਹੋ है चॉइस नहीं, मतलब ख्वाहिश नहीं। फिर उनकी लेटेस्ट जो ईपी आई थी उसमें तो सब है उसका कि क्या होने वाला है। लव सिक गाना सुना आपने? नाइस उसके रैप में उन्होंने बोला है कि लीडर ने कई इतने कलाकार ने, अंदर ने कई भगौड़े बाहर ने, मतलब यहाँ पे कई लीडर हैं, कई कलाकार हैं, कुछ लोग अंदर हैं, समझ गए ना आप इशारा, कुछ बाहर बैठे हुए हैं, वो भी आप समझ गए, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी किंग है जो। हाँ तो ठीक है। तो फिर मतलब कई ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਈ ਨਵੇਂ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲੇ ਯਾਰ, मतलब ਨਵੇਂ ਵੈਰੀ ਬਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲੇ ਯਾਰ ਨੇ, मतलब कई नए बैरी बने अभी अभी मुंह बोले यार। तो फिर वो बोलते हैं कि कई शूटर था तेरे पीछे ऐसे बोले ने, गोली सिद्धू दे जे मारी साडा नेम हो जाऊ, फायदा किसी का कोई ब्लेम हो जाऊ। तो ये सारा नेक्सस बताया उन्होंने। इट्स नॉट जस्ट वन एंटिटी व्हिच इज बिहाइंड इट, इट्स अ कलेक्शन एंड अ ग्रुप ऑफ लॉट ऑफ पीपल। तभी इतना बड़ा कांड हो पाया है, अगर छोटा सा कोई होता तो कोई इतनी बड़ी फौज लेके थोड़ी आता है। मतलब व्हाई ही वाज, क्यों वो सबकी आंखों में थे, क्यों एजेंसी वांट कि उनको हटाना है, या जो भी लोग हैं जो पावर में है। यार ये तो अभी उनके बाद में क्या बीच में क्या बात हुई तो पता नहीं यार, फिरौती में क्या हुआ, कहाँ सुनी हुई कुछ या नहीं हुई, दैट वी कांट से। ओके एक और बड़ी चीज़ जो मैं अपने हर पंजाबी दोस्त से पूछता हूँ जो पंजाब में रहा है, 84 पंजाब ने बहुत कुछ सहा है यार। 84 में माय मॉम वाज इन दिल्ली, माय नाना वाज इन दिल्ली पुलिस। ओके So basically he was going on a cycle way back to his home. ओके तब उनके ऊपर आग के गोले आए थे अच्छा and somehow he vanished from the scene. तब उनको कई उनके पुलिस क्वार्टर थे, तो like my family got saved because of that, क्योंकि पुलिस क्वार्टर्स में अटैक्स नहीं हुए इतने ज़्यादा, बल्कि इनके घर पे लोग आए थे शरण लेने के लिए। तो उनका तो ये है कि हाँ, एक मेरे रिलेटिव्स हैं, मतलब मेरे नानी की बहन भी वहीं थी, उनका घर तो पूरा ही जला दिया था। वो लोग बचे थे बाथरूम में थे, पानी फेंकते गए सुबह, मतलब बच गए ऐसे। देन माय फादर साइड यहाँ पे इतना नहीं था, बट इन्होंने बाद में बहुत देखा है, 10 साल लाइक टिल 93 94 तब तक उसका इम्पैक्ट था, बिकॉज इमरजेंसी थी, बहुत कुछ लगा था वहाँ पे। ओके सो दैट वाज वेरी डिफिकल्ट टाइम। बट जैसे आपने कहा कि पंजाब 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एक आपने कहा कि कुछ लोग जो चमकीला के किलर्स हैं उसको अप्रिशिएट करते हैं, कुछ लोग अगेंस्ट में हैं। यस, व्हाट्स योर पर्सनल बिलीफ, वाज इट अ राइट मूव और यू फील कि यार ये सही नहीं हुआ एक आर्टिस्ट को टू मारना, टू किल हिम और टू सपोर्ट द खालिस्तान मूवमेंट? It's a controversial question. If you want to back off, you can back off as well. It's your choice. I don't want to say anything about it. Okay. Yes. One more controversial question. Jarnail Singh Bhindranwala. Yes. Sant, you believe he's a sant or anti-social element? I'm still figuring it out. Okay. But I'm doing my research on it. What's your theory? कुछ तो take होगा आपका उनके ऊपर. Do you think what he have done? In what context are you asking? What he have done to the people and the government, क्या वो सही था आपके अकॉर्डिंग? मैं यार, क्योंकि जिनसे मैं तालीम ले रहा हूँ ना जी, 180 डिग्री उनके बिलीव्स है। ओके तो मुझे ये नहीं मालूम पड़ रहा कि मैं इनका मानूं या इनका मानूं। लाइक देयर आर 2 people who are teaching me about that incidents. अच्छा, यू आर क्यूरियस टू नो अबाउट कि क्या हो रहा है? यस, क्या हुआ। तो मैं जब इनका सुनता हूँ तो मुझे लगता है कि वो अच्छे थे, जब इनका सुनता हूँ तो तब लगता है कि लाइक ही वाज अगेंस्ट हिंदूज। इनका सुनता हूँ तो लगता है कि ही वाज अ संत, एज यू सेड।
बट आई एम स्टिल ट्राइंग टू फिगर इट आउट कि एक्चुअल में क्या हुआ. तो बट पाजी I'll see many people हाँ वहाँ के जब जो होंगे उनके क्लोज वंस होंगे या उनके अगेंस्ट होंगे. अब यार सच्चाई क्या है मुझे नहीं पता. ट्रूली मैं बोल रहा हूँ. इट्स नॉट अ Okay. डिप्लोमेटिक आंसर, ओके, बट आई एम ट्रूली ट्राइंग टू फिगर इट आउट. ट्राइंग टू फिगर इट आउट. यस. ठीक है, इस पे बात नहीं करते हैं. अभी रिसेंटली एक और केस सामने आया पंजाब से, अमृतपाल सिंह, जो भी अटैक हुआ अजनाला में, या गुरु ग्रंथ साहब को आगे लेके जाया करा, यस यस. उसको एज अ डिफेंस यूज करना. मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ, मुझे लगा कि अगर वो वहाँ अटैक होता या कुछ भी नुकसान पहुंचता गुरु ग्रंथ साहिब पे तो बहुत ज्यादा वायलेंस और That होता was wrong. पंजाब में. I admit to it, that was wrong. उन्होंने जो पहले स्टार्ट किया था कि लाइक ही वाज डूइंग गुड फॉर द सोसाइटी की नशे छुड़वा रहे हैं या अमृत पान करवा रहे हैं लोगों Right. को. इट वाज राइट टिल देन, हम्म. बट आई डू नॉट सपोर्ट दिस इंसिडेंट्स. ओके, ओके. Yes. And do you think there is a need of a different state? Your perspective, honestly. No, I don't think so. You don't I think so? No, not at all. Not Okay, at all. okay, Yeah, it's very stupid to think about it. okay. आपके फादर जर्नलिस्ट हैं जैसे आपने Yes, बताया. yes. उनका क्या टेक है, क्योंकि वो बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं पंजाब की पॉलिटिक्स और पंजाब की सिचुएशंस को. उनका कभी क्या टेक रहा कि अबाउट दीज इश्यूज, सेंसिटिव इश्यूज इन पंजाब? यार उनका रहा है कि आप हाउ टू सॉल्व देम इंटेलिजेंटली. वायलेंस इज नेवर एन आंसर, राइट? हाँ? वायलेंस कभी आंसर नहीं रहा है हाँ, किसी भी चीज का. आई बिलीव वो सो. भिड़ोगे तो दोनों तरफ नुकसान होगा. राइट. तो कुछ बैठ के सॉल्व करो. किसी भी चीज का कोई मुद्दा है, फॉर एग्जांपल SYL का मुद्दा है, राइट. तो इट कैन बी सॉल्व्ड. यार पॉलिटिशियंस क्या कर रहे हैं इसके लिए? वो तो लड़वा रहे हैं ना फिर. उनका काम है. यस. तो इसका ये मुझे समझ नहीं आता कि हम जनता हैं, हम एजुकेटेड हैं, राइट? एक लीडर एकदम से उठता है, हमारा ब्रेन वॉश करता है और हम भेड़ चाल में आगे चल देते हैं. आई एम नॉट कॉमेंटिंग ऑन एनी वन, बट आई एम सेइंग कि ऐसा क्यों हो रहा है रेगुलर बेसिस पे वहाँ पे, कि एक लीडर उठता है वहाँ पे एंड ही लाइक पुश ऑल द पीपल टू द वायलेंस. क्योंकि रेप्लिका है ना वो लीडर लोगों का. ओके. The leader is a exact replica of the population or whatever audience people. बट डोंट यू बिलीव रेप्लिका है बट विथ हिज ओन एजेंडास एज वेल? हो, बट लोग चाहते हैं ना उसको. वो वैसा बन जाता है जैसे लोग हैं. ओके, ओके. हमेशा लीडर वैसा ही है जैसे लोग हैं. कभी ऐसा नहीं हो सकता. अगर लोग करप्ट हैं तो लीडर भी करप्ट होगा. हाउ कैन यू सी दैट? लाइक लोग करप्ट हैं तो एक्सप्लेन मोर अबाउट दिस. Explain as in, for example, if there is a shopkeeper, common man, ठीक है, right? ठीक है. If in any case there is a iota of corruption in his mind, वो लीडर करप्ट है तो वो बोलेगा चलेगा. बट इफ ही इज टॉकिंग गुड अबाउट माय रिलीजन देन इट्स ओके, इवन इफ ही इज करप्ट. मुझे तो कुछ नहीं हो रहा ना. वो ऐसा सोचता है कि मेरा क्या नुकसान है इसमें, मैं भी तो टैक्स नहीं देता. वो ऐसा कर ले तो क्या ही है, वैसा होता है. Okay. What's your personal belief, Robbie? If you have to take a stand politically, do you feel जो भी चीज़ें हो रही है पंजाब में, it's all good? Let's talk about farmer protest. कि क्योंकि बहुत सारी जनता उससे इफेक्टेड है. Yes. और यूथ उस बारे में बात नहीं कर रहा जो यहाँ यूथ है. जो वहाँ का यूथ आज भी खेती करता है पंजाब में, वो बात करता है. Yeah. आपका क्या टेक है? क्या वो सही था MSP करना? वो सब चीज़ें आपको लगता है सही है? टू लाइक 2020 की बात कर रहे हो? हाँ, जो अभी तक हाँ, चल बिल्कुल रहा है सही था, बिल्कुल सही था. कि सरकार ने कुछ भी बिना देखे बिल पास कर दिया, आपको लगता है? या वो कॉर्पोरेट्स के लिए ही किया था उन्होंने. इट्स नॉट इवन द फॉल्ट ऑफ गवर्नमेंट. कॉर्पोरेट्स पुश गवर्नमेंट टू डू दिस. सो द कॉर्पोरेट्स वर फंडिंग. या ऑफ कोर्स भाई. दीप सिद्धू, अगर आपने नाम सुना हो, कि ही वाज अ लीडर इन फार्मर प्रोटेस्ट और बाद में उनका एक्सीडेंट हुआ. डू यू फील कि इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट और इट वाज आल्सो अ कॉन्स्पिरेसी? 70% आई बिलीव दैट इट वाज एन एक्सीडेंट. ओके, 30% इज चांस ऑफ हाँ, कॉन्स्पिरेसी. मैं जैसे स्पेस रख रहा हूँ उस चीज के लिए, स्कोप. ओके. कुड बी. व्हाई 30% यू फील कि यहाँ कुछ हो सकता है, दाल में काला है? बिकॉज ही वाज वेरी एक्सट्रीम इन हिज Yeah, in his beliefs, in his opinions, and he was very intelligent also. Very articulative. He was very lawyer. articulative, yes. Could have been a threat for government. He was So in maybe a way. yes. Fair enough. पाजी अब थोड़ी लाइट बात करते हैं. आई थिंक काफ़ी पॉलिटिकल बात कर ली. Yeah. सो पाजी मुझे जानना है कि आपने स्टार्ट किया चमकीला एज अ बिग हिट आई थिंक. Thank you. कॉल्स आ रहे हैं,
पंजाब इंडस्ट्री से कि यार यहाँ के काम करो? नहीं, पंजाब इंडस्ट्री से नहीं आ रहे, बल्कि यहाँ से आ रहे हैं। अच्छा, रीजनल इंडस्ट्री से कॉल्स नहीं आ रहे हैं, यहाँ नहीं। से कॉल्स आ रहे हैं। यस यस। जब वहाँ अच्छा कंटेंट बन रहा है तो वहाँ के आर्टिस्ट के लिए वहाँ काम क्यों नहीं जनरेट हो पा रहा? देयर आर 3 रीजंस। ओके। फर्स्ट रीजन इज इंडस्ट्री अभी ग्रो नहीं कर पाई बिकॉज ऑफ ऑल दैट हैपेंड आफ्टर Right. 84। हम्म तब के बाद कोई मूवी वहाँ बनी नहीं। हम्म फर्स्ट मूवी आफ्टर ऑल ऑफ दैट was made in 2004, ओके जी आया नो, ओके। एंड आफ्टर दैट इतना ग्रो ही अभी हुआ ही नहीं है। इट्स जस्ट हाउ मेनी 20 years ओल्ड। और ज़्यादा मूवीज 2012-13 से बननी स्टार्ट हुई अच्छे वाली, जैसे जट एंड जूलियट वाज अ बिग मैसिव हिट, राइट। ठीक है। तो उनका ध्यान रहता है कि कैसे हमारी कोई कमर्शियल सक्सेस हो। उनको अभी ये चीज़ में एक्सपेरिमेंट करना ही नहीं है या रिस्क नहीं लेना कि दे डोंट हैव द ऑडेसिटी टू मेक फिल्म्स लाइक चौथी कूट और जो एक और आई थी ना अन्य कोड़े दा दान। तो उनको ज़्यादातर रहता है कि कैसे कमर्शियल मूवीज बनाई जाए। तो उनमें फिर उनके ही साथी रहते हैं, नए चेहरे पे वो बैंक नहीं करते, रिस्क टेकर्स नहीं है। रिस्क टेकर्स नहीं है। ओके। यस। और रीजंस आपके अकॉर्डिंग कि नहीं? देयर आर नो कास्टिंग डायरेक्टर्स इन पंजाबी इंडस्ट्री। ओके, तो वहाँ पहली कास्टिंग बात। कैसे होती है? डायरेक्टर्स? ये एडीज ही कर देते हैं, अच्छा। या किसी में थिएटर का कोई प्ले देख रहा है तो हाँ। उसमें से उठा लिए बंदे। ओके। बट उनको भी प्राइमरी पार्ट नहीं मिलता। प्राइमरी पार्ट के लिए ऑलरेडी सिलेक्टेड बंदे हैं। भाजी मुझे जानना है कि चमकीला करने के बाद आपने कहा यहाँ से कॉल्स आ रहे हैं, अप्रिसिएशन आ रहा है, क्या लगता है आपको कि नए रास्ते खोले हैं नए एक्टर के लिए? यस। आपकी बात करें, चमकीला के Yes. बाद कॉल्स आ रहे हैं, ऑडिशंस का फ्लो बढ़ रहा है, या आप ऑडिशन की नीड नहीं लग रही है आपको कि ऐसे ही बोल रहे हैं कि यार बिलीव कर रहे हैं आप पे? नहीं ऑडिशन आ रहे हैं यार, आ रहे हैं। अच्छे वाले ऑडिशन आ रहे हैं, स्पेशली फ्रॉम मुकेश छाबड़ा। मुकेश छाबड़ा से आपका बहुत पुराना कनेक्शन है कि केदारनाथ भी आपने वहीं से की। हाँ, केदारनाथ भी वहीं से की थी। तो बहुत सारे एक्टर्स नेविगेट नहीं कर पाते क्योंकि मुकेश छाबड़ा टॉप नॉच कास्टिंग डायरेक्टर है। यस। नए एक्टर्स वहां पहुंच नहीं पाते। क्या करना चाहिए एक्टर को मुकेश छाबड़ा की एजेंसी तक पहुंचने के लिए? आपने क्या सही चीजें की थी? यार ईमेल ही करना पड़ता है, वही जो प्रोसेस है कि बट ईमेल से ऑनेस्टली बथेरे भर कर दिया लोगों ने। अभी है ही इतने लोग कि लाख बंदा है, जैसे मान लीजिए राइट। लाख बंदा ईमेल भेज रहा है तो उसमें से ओनली फ्यू विल बी सिलेक्टेड फॉर द ऑडिशन, राइट। तो वही है कि या तो ईमेल में कुछ ऐसा लिखो स्पेसिफिकली दैट आई नो हॉर्स राइडिंग, एमएमए, व्हाटएवर स्पोर्ट्स। ओके। तो उनका वही कि जब वो सर्च करेंगे तो वो थ्रेड्स आ जाते हैं ना, जैसे कि इसको बॉक्सिंग आती है तो उसके लिए फिर उनको बुलाते हैं कि स्पेशल लैंग्वेज आती है। जैसे पंजाबी मुझे आती थी, और मैं हूँ भी लुधियाना से, चमकीला की स्टोरी लुधियाना से है, मैं हूँ भी गांव से, तो मेरा बोली भी वैसी थी। तो वो सारे चीज़ों का कॉम्बिनेशन जब होगा तब जाके कहीं आपका फिट होगा। चमकीला की अगर हम बात करें, इस साल की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म मुझे लगी। अभी और फिल्में आने वाली हैं बट आई थिंक कि यार उस फिल्म में सब कुछ है। स्टोरी टेलिंग का मास्टरपीस है वो। उस फिल्म के अंदर आप देखोगे स्टॉक इमेजेस यूज़ की हुई है। एक सीन है जहाँ वो बीड़ी पीते हैं चमकीला, तो वहाँ एनिमेशन दिखाया जाता है। तो ये एनिमेशन का इस्तेमाल वो बीड़ी को छुपाने के लिए किया था या उसका नहीं, reason एनिमेशन में उनकी पहली मूवीज में भी तो था। किस में था? पहली मूवी तमाशा अगर आप देखेंगे हाँ, तो तमाशा में एनिमेशन मेरे ख्याल से बीच बीच में शॉर्ट थे कि बीच तेजा का बीच में आते थे सोना। ना, हाँ, तो इनका स्टाइल रहा है वो। बट Plus, इतना इतना ना full-fledgedly- उनका देयर इज एन एम्फेसिस फ्रॉम इम्तियाज अली साइड हम्म, दैट वो अगर ये दिखाते हैं किसी को स्मोक करते हुए तो दैट माइट इन्फ्लुएंस यंगर ओके। और एडल्ट्स और whatever, मतलब उनको सीख के वहां से कोई स्मोकिंग करना चालू ना हो जाए। अच्छा, तो ही तो इंटेंशनली। कॉन्शियसली वेरी वेरी कॉशियसली इज ओके। टेकिंग दिस स्टेप। आपका क्या टेक है? जैसे मैं कोई फिल्म देखता हूँ, इस पे अनुराग कश्यप ने बात भी की हुई है कि कोई भी फिल्म मैं देखता हूँ, कोई भी स्मोकिंग सीन आता है, पीछे लिखा होता है स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, और मेरा ध्यान भटकता है वहाँ से। मैं उस चीज़ को मानता हूँ कि यार फिल्म मेकिंग शुड बी अ लिबरल प्रोसेस। अगर मुझे दिखाना है कि मैं कोई स्मोक कर रहा है, कोई ड्रिंक कर रहा है, तो आई थिंक बिना चेतावनी के वो दिखाना चाहिए। व्हाट्स योर टेक? चेतावनी के साथ दिखाना चाहिए। और आपको लगता इट्स नहीं अ वो फिर- रिमाइंडर, इट्स अ रिमाइंडर। मैं स्मोक करता हूँ, ठीक है, ओके, या कोई एक बच्चा स्मोक कर रहा है, मैं फिल्म देख रहा हूँ और उसमें कोई एक्टर स्मोक कर रहा है, मैं वैसे भी बाहर आके स्मोक करने वाला ही हूँ, तो आई थिंक उससे कुछ इंप्रेशन नहीं पड़ता मेरे ख्याल से। इस पे कश्यप साहब ने बात भी की थी कि ये ज़बरदस्ती की चेतावनी डाल दी है, तो जिसमें डाइवर्ट होता है ध्यान सीन से उस वार्निंग पे।
वो एक बार हो जाएगा, बट अगर वो बार बार लिखा आएगा तो आपको पता है कि आने वाला है नीचे। जो ध्यान से मूवी देख रहा है उसको पता है ना कि बहुत ही लाइट सा लिखा आता है यार। राइट। इतना मेरा तो कभी ध्यान भटका नहीं। और उससे ये हो सकता है कि सपोज देयर इज समवन हु इज ऑन द वर्ज ऑफ क्विटिंग स्मोक, ठीक है, उसके लिए तो एक बड़ा रिमाइंडर है ना ये। जो तो चल रेगुलरली कर रहा है वो तो कर ही रहा है, ठीक है, उसने तो नहीं छोड़ना। फॉर एग्जाम्पल मेरा आज मन कर रहा है कि यार छोड़ते हैं, वो भी बोल रहा है, ये भी बोल रहा है, तो तीसरा ये लिखा भी आ गया यार। बट ठीक है, अगर आप देखो कि यार यहाँ पे मैं क्विट करने वाला हूँ, एक सीन में देख रहा हूँ विजुअल जहाँ पे एक बंदा स्मोक कर रहा है, वो देख के ज़्यादा तलब मचती है, ठीक है। ओके, और वो जो लिखा हुआ है उससे तो मुझे आई डोंट थिंक कि वो मुझे कुछ सप्रेस कर पाएगा उस फीलिंग को। डोंट यू बिलीव कि ये यार एक ना ये सोशल दायित्व भी है कि फिर तो सिगरेट के पैकेट पे क्यों लिखा आ रहा है कि कैंसर है? सबको पता है यार कि कैंसर है। क्यों लिखा आता है मूवी स्टार्ट होती है कि नो एनिमल्स वर हार्म्ड ड्यूरिंग द शूट? ये एक दायित्व भी होता है उनका कि बताना है, कोई बात नहीं। मुझे एक और चीज़ आपसे पूछनी है पाजी कि एक एक्टर जो है, जैसे आपकी एक बहुत लंबी जर्नी रही चमकीला तक पहुंचने के लिए, अराउंड आई गेस 9 साल लगे आपको यहाँ तक पहुंचने के लिए। हम एक्टर्स बहुत वेट करते हैं काम का। आप जानते हैं कि हम काम के दिन 10 होते हैं और वेटिंग डेज 20 होते हैं, कई बार उससे भी ज़्यादा होते हैं। वो जो वेटिंग डेज होते हैं एक्टर्स की लाइफ में, मुझे क्या सही करना चाहिए, क्या करना चाहिए एक्टर को? ट्रेनिंग तो ठीक है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, कैसे ट्रेन करूँ मैं अपने आप को? यार क्राफ्ट पे जितना भी कोई काम कर सकता है ना कि वॉइस एक्सरसाइजेस करे, सो या मतलब वॉइस एक्सरसाइजेस कर सकता है, योगा बहुत जरूरी है। ओके, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द फ्लेक्सिबिलिटी ओके, हियर, नॉट द ब्रीदिंग पार्ट। ब्रीदिंग तो है ही इंपॉर्टेंट, बट अगर सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी के भी कर ले, क्योंकि बॉडी फ्लेक्सिबल होना जरूरी है, वो तभी बॉडी इमोट कर पाएगी दूसरे कैरेक्टर में, है ना। या आप कितना ढाल पाते हो दूसरे कैरेक्टर में, वो हो सकता है। फिल्म्स देखनी चाहिए, वर्ल्ड सिनेमा देखना चाहिए कि बाकी वहां पे कैसे कर रहे हैं, ठीक है। और तो मतलब सेन रहना जरूरी है यार। पर सेन रहने के लिए आप करते हो मेडिटेट या कुछ ऐसा प्रोसेस है आपका? मेडिटेट तो नहीं करता, बट कुछ अपना पसंदीदा यूट्यूब पे देखो या क्या दोस्तों से बात करते रहो। पॉडकास्ट देखता हूँ मैं काफी। अच्छा, हाँ, तो क्या बात मतलब वैसे हाँ, मैं वैसे थोड़ा व्यस्त रहता हूँ। कौन है फेवरेट पॉडकास्टर आपका? मेरा जो रोगन है यार। अच्छा, हाँ। परफेक्ट। आपने कहा सेन रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आसपास बहुत लोगों को देखा, आई एम श्योर आपने भी देखा है कि यार बहुत लोग नहीं झेल पाते, क्योंकि मुंबई बहुत बहुत टफ शहर है। हाउ डू यू फील, ये कैसे सेन रहे? आपने कहा एक्टिंग पे काम करते रहो, फिल्म्स देखते रहो, ब्रेथ पे काम करो, योगा करो, बट एक होता ना कि अंदर से कुछ हो नहीं रहा, बस मैं ऑडिशंस दिए जा रहा हूँ, काम किए जा रहा हूँ, 5 साल, 4 साल, 9 साल, 10 साल, कैसे सेन रहता है एक आदमी? बहुत मुश्किल है यार ये तो, इसके लिए मैं क्या ही बताऊँ। मतलब आपका क्या प्रोसेस था, कैसे वो एक आप उस पे नहीं, रहे? कुछ मोमेंट्स तो ऐसी थी कि मेरा भी सटक जाती थी कि बात कर पाएंगे उस मोमेंट्स पे, कब हाँ वो? जरूर जरूर। मतलब 2017-18 के बाद 19 मेरा भी दिमाग थोड़ा पागल हो जाता था कि यार कब होगा, क्या है, रिश्तेदार बोल रहे हैं। जब वापस जाता था तो गांव वाले पूछते थे कि क्या बना उसका, ठीक है। तो उस चीज को झेलने के लिए मैं कम दिन जाता था जानबूझ के कि जब कुछ बनेगा तभी जाऊंगा अच्छे से। तो वो ये चीज तो रहती थी दिमाग में कि यार हो नहीं रहा। मतलब किसी से भी बड़े से पूछते थे, एक्सपीरियंस बंदे से, कि तुझे कैसे मिल गया यार, तो वो यही बोलता था कि भाई वेट किया मैंने भी, किसी का टाइम आता है, ये वो, मतलब भाई ओके। वेट करते करते पहुंच गए यार। अच्छा पाजी, एक और चीज़ मैं शेयर करूंगा आपसे, जैसे जस्ट टू नो माई सेल्फ बेटर, आई थिंक मेरा जो प्रोसेस रहा है कि औरतें ना हमेशा काम करती हैं एज अ सेल्फ रिफ्लेक्शन आपकी लाइफ में, एज अ मिरर। जब मैंने प्रेम किया तो मुझे पता पड़ा कि मैं कितना खराब हूँ, कितना सही हूँ। एक औरत आप में से बेस्ट भी निकालती है, आपसे बुरा भी निकालती है, आपसे अच्छा भी निकालती है। इट कुड नॉट बी योर पार्टनर, इट कुड बी योर सिस्टर, फ्रेंड, मदर एज वेल। व्हाट्स योर बिलीव और व्हाट्स योर टेक ऑन ऑपोजिट जेंडर और द फेमिनिन एनर्जीज यू फील अराउंड यू? Because you come from a small like humble background and from a small city. I come from a small city. और हम लोगों का ना इंटरेक्शन बहुत कम हुआ है फीमेल से। हाँ, right? ये तो बात रही है कि काफ़ी ना मैं बहुत वो होता हूँ, जैसे मैं काम करता फीमेल डायरेक्टर के साथ, आई बिकेम वेरी कॉशियस कि अरे यार हाउ कैन आई टेक डायरेक्शंस, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा था। ये प्रॉब्लम हुई आपके साथ भी? ये मेरा ट्रेनिंग जो पार्ट था ना बैरिजॉन में, वहां हाँ। खत्म हो गया था। ओके, उन्होंने 1 हफ्ते के अंदर ही ये निकलवा दिया था। तो ये बेनिफिट्स है ट्रेनिंग के।
ओके किसी एक्टिंग स्कूल या थिएटर या कहीं भी कि आप जब आपको काम मिले आप तब अनकंफर्टेबल हो रहे हो, उससे पहले ही वो प्रोसेस जान लो कि इनके साथ कैसा है. यू टोल्ड इट राइट कि मेरे उधर भी ऐसा ही बैकग्राउंड है मतलब. जी और वहाँ पे उतना अभी चालू हुआ है ज़्यादा खुलना मतलब. पहले जब मैं वहाँ पे था तब इतना ज़्यादा नहीं था. आई वॉन्ट टू नो मोर अबाउट यू रवि एंड आई बिलीव कि आपकी चॉइसेस से मुझे पता पड़ेगा कि व्हाट काइंड ऑफ ह्यूमन यू आर, व्हाट काइंड ऑफ फिल्म्स यू वॉच. 2016 में यार मुझे किसी ने इंट्रोड्यूस किया था स्टैनली क्यूब्रिक से. क्यूब्रिक से. क्या बात है. पहली स्टैनली फिल्म क्यूब्रिक उनकी मैंने देखी थी क्लॉकवर्क ऑरेंज. कैसी लगी थी वो. डिस्टर्बिंग थी. डिस्टर्बिंग तो नहीं थी, हाँ मजा आया मुझे देख के. मजा आया देख के. वेरी यूनिक. हाँ एक अलग वॉइस है. स्टोरी भी बहुत अलग थी, ऐसा कोई बनाता ही नहीं मूवीज. ठीक है. राइट. फिर उनकी मेरी सबसे फेवरेट मूवी है 2001 स्पेस ऑडिसी. ग्रेट फिल्म यार. हाँ वो बहुत पसंद है. शाइनिंग ऑब्वियसली. राइट. वेरी नाइस फिल्म. कोई ऐसा एक्टर जिसको आप फॉलो करते हो कि यार ये बड़ा इंस्पायर करता है यार. वर्ल्ड सिनेमा की बात कर रहा हूँ, बाहर का एक्टर. हाँ पहले मैं ऐसे रॉबर्ट डिनेरो और एल पचिनो की बहुत मूवीज देखता था. फिर मैंने सारी कंप्लीट की डैनियल डे लुइस की. ठीक है. हीथ लेजर की काफ़ी देखी. फिर मैंने वॉकिन फिनिक्स को पूरा सारी फिल्मोग्राफी देखी उनकी. या ब्रांडो की भी देखी जो पुरानी भी थी बिफोर गॉडफादर. ठीक है. जो पेसी. हाँ उनका काम अच्छा लगा. जॉन कजाल करके एक एक्टर है जो मुझे बहुत पसंद है. जॉन कजाल. हाँ. कुछ काम बताइए उनका. डॉग डे आफ्टरनून में एल पचिनो के जो साथ रहते हैं. ओ राइट राइट राइट. या हाँ समझ गॉडफादर में गया. उनके भाई होते हैं. राइट समझ गया. वेरी अंडररेटेड एक्टर. डाइड ऑफ कैंसर ओके. 35 की एज में. एंड ही डिड ओनली 5 फिल्म्स और पांचों की पांचों अकेडमी अवार्ड्स के लिए नॉमिनेटेड थी. ओके. ठीक है. तो उन्होंने 5 ही फिल्म्स की है. उनका काम मुझे इसलिए पसंद था क्योंकि लोगों को लगता है कि यार ये एक्टिंग ही नहीं कर रहा. बट वो लोगों को लगता था ऐसा ही है कैरेक्टर या बंदा. बट वो ढाल ही इतना अच्छा लेते थे कि पता नहीं चलता था कि एक्टिंग या उसमें फर्क क्या है. पाजी मुझे ये जानना है आपसे कि अगर आप कंफर्टेबल उस बारे में, हम जब लास्ट टाइम मिले थे तो आप अपने एक लव्ड वन की डेथ से निकल रहे थे और आप मैं आपसे मिला और आप काफ़ी लॉस से थे और आई एम सो सॉरी ये हुआ आपके साथ. हाउ यू डील with the pain of losing a loved one? I release it. Don't suppress it. Release it in what way? Cry, whatever. You cry. Think how much ever I can think about that person. You cry alone or like in front of? Alone or in front of someone also. Like. एक जजमेंट का डर नहीं है कि लोग जज करेंगे. नहीं सबको पता ही है यार कि ये हुआ है ऐसे. वो भी रोते ही होंगे. तो वही है कि मतलब डिस्टर्ब तो रहता है बंदा क्योंकि अचानक किसी का हो तो. Right. It hurts a lot. किसी का आपको पता है कि you know someone is ill and it's someone's age has come or whatever, then it's fine. But कोई अचानक से ऐसे किसी की डेथ होती है तो it shocks you. Right. Yeah, so it really shook me. What's your coping mechanism कि आप रोते हैं, उसके अलावा what's your coping mechanism? मैंने ये सीखा है कि जितना मैं escape करूंगा ना उतना layers में मेरे अंदर बैठता जाएगा जो बाद में haunt करेगा मुझे. Okay. कभी ना कभी तो haunt करेगा ही वो. तो better is when it is on first layer, release it then. कि तभी निकाल दो कि भाई अभी दिमाग में है, grief है, उसको निकाल दो यार. Yes. And I also release it in acting also sometimes. How? मेरा कोई ऑडिशन आया था नेक्स्ट डे तो मैंने उसमें भी यही था. अच्छा. I had to cry. Okay. तो उसमें काफी निकल जाता है. चमकीला में मैंने काफी ऐसे निकाला. बट कई बार पाजी ये होता है कि मेरा मन रोने का है, मैं एक बहुत बुरे फेज से निकल रहा हूँ, जो ऑडिशन आया है मेरे पास वो काफ़ी एक हंसमुख लड़के का, वहाँ बंदा फंस जाता है. वहाँ कैसे डील करते हो? कभी ऐसा हुआ सिचुएशन कि बहुत परेशान हो, कुछ ऐसा हार्ट ब्रेक हुआ और एकदम से एक ऑडिशन आई जिसमें मुझे एक लाइवली पर्सन प्ले करना है? हाँ तो मेरे लिए मेरे लिए एस्केपिज्म हो गया ना वो. बट वो करना पड़ता है. नहीं फिर मेरे लिए वो एस्केपिज्म का रूट ही हो गया. अच्छा वो रूट आप अपना लेते हो कि हाँ कि चल ये मिला है, बहाना मिल गया हंसने का, उसको भूल जाओ. Okay. It works like that. It works? Yes, yes. Do you think art heals you or art makes you a better person? Art heals you, 100%. Perfect पाजी. I think हमने बहुत सारे टॉपिक कवर कर लिए. Thank you so much, आपने इतना टाइम दिया और मज़ा आया आपसे बात करके. ऑल द बेस्ट आपकी आगे फिल्मों के लिए. अगर आपने यहाँ तक ये पॉडकास्ट देख लिया है तो थैंक यू सो मच. प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल जर्नी टू क्लैरिटी. डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन. हम इसी तरीके से अमेजिंग फिल्म मेकर्स, एक्टर्स, आर्टिस्ट को लाते रहेंगे हमारे शो पे. ऑल्सो प्लीज टेल अस इन द कमेंट बॉक्स कि आपको और किस आर्टिस्ट से मिलना है हमारे पॉडकास्ट के द्वारा. थैंक यू सो मच. साइनिंग ऑफ.